कभी कभी ना देशों की दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें एक झटके में खोखली लगने लगती हैं। सिर्फ एक सैन्य टकराव और सारी दरारें साफ दिखने लगती हैं। आज हम एक ऐसी ही घटना की बात करेंगे जिसने एशिया का भविष्य हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखी। और ये सवाल सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो अभी कुछ ही समय पहले पूर्वी एशिया में घटी, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स जंग के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़ी हो गई थी। हुआ ये कि पूर्वी चीन सागर के आसमान में चीन ने अपने लड़ाकू विमानों से जापानी फाइटर जेट्स पर मिसाइलें तान दी। और देखिए, ये कोई गलती नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सीधा साफ संदेश था। चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स भेजे, उन्हें जापानीज जेट्स पर लॉक किया और उन्हें मार गिराने से बस एक बटन की दूरी पर थे। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ये खतरनाक खेल था क्या, ये तनाव इतना बढ़ा कैसे और दोनों देशों का इस पर क्या कहना है। अब यहाँ कहानी के दो पहलू हैं और दोनों बिल्कुल अलग। चीन का कहना है कि अरे हम तो बस इंटरनेशनल वाटर्स में अपनी रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, ये तो जापान के जेट्स थे जो खतरनाक तरीके से हमारे पास आए और दखल देने लगे। दूसरी तरफ जापान का कहना है कि ये सब बकवास है, ये चीन की तरफ से जानबूझकर की गई एक भड़काने वाली कार्रवाई थी जिसका सीधा मकसद डराना था। जो बात इस घटना को इतना ज्यादा गंभीर बना देती है वो है इसका टाइमिंग। पहली बार जब चीन के J-15 फाइटर जेट ने जापानी F-15 को निशाना बनाया तो उसे पूरे 3 मिनट के लिए अपने फायर कंट्रोल रडार पर लॉक करके रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद एक और लॉक ऑन हुआ और इस बार ये चला पूरे 30 मिनट तक। जरा सोचिए, जब कोई किसी फाइटर जेट को आधे घंटे तक मिसाइल से टारगेट करके रखता है तो वो एक बहुत ही साफ और खतरनाक मैसेज दे रहा होता है। मैसेज ये है कि हम हमला करने के लिए पूरी तैयार हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई मिसाइल चली ही नहीं तो जापान को इस छुपे हुए अदृश्य खतरे का पता चला कैसे? इसका जवाब छिपा है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। मतलब जापानी पायलट्स को यह कैसे मालूम हुआ कि वो किसी के निशाने पर हैं? आसमान में जहां एक एक सेकंड कीमती होता है, ये जानकारी जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करती है। इसे समझने के लिए हमें एक चीज जाननी होगी, फायर कंट्रोल रडार लॉक। अब देखिए, ये सिर्फ रडार पर किसी प्लेन को देखने जैसा नहीं है, ये मिसाइल दागने से ठीक पहले का आखिरी स्टेप होता है। इसमें रडार अपने टारगेट पर पूरी तरह से फोकस कर लेता है, उसे पेंट कर देता है ताकि मिसाइल को सीधा वहीं भेजा जा सके। तो ये कमाल किया जापानी F-15 जेट में लगे एक एडवांस सिस्टम ने, जिसे कहते हैं RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर। हुआ ये कि जैसे ही चीनी जेट के रडार ने जापानी प्लेन को पेंट किया, F-15 के इस RWR सिस्टम ने उसे तुरंत पकड़ लिया और पायलट के कॉकपिट में एक जोर का अलार्म बजा, मिसाइल लॉक। यही वो टेक्नोलॉजी है जो पायलट को जवाब देने के लिए वो कीमती सेकंड्स देती है। और ये बात बिल्कुल सही है। आज की हवाई लड़ाइयाँ पायलट्स की बहादुरी से ज्यादा टेक्नोलॉजी का खेल बन गई हैं। ये एक तरह का शतरंज है जहां हर चाल सोची समझी होती है। चलिए अब इस घटना के मिलिट्री पहलू से हटकर इसके जियोपॉलिटिकल साइड पर आते हैं। और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाली बात यही थी, जापान का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी साथी अमेरिका, उसकी प्रतिक्रिया ने सबको हैरान कर दिया। जब चीन खुलेआम जापान को धमकी दे रहा था, तब अमेरिका, जिसका जापान के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, मतलब एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, उस अमेरिका ने एक शब्द तक नहीं कहा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तरह खामोशी। और इस खामोशी की वजह शायद उस वक्त के राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान में छुपी है। उन्होंने जापान और साउथ कोरिया जैसे अपने ही साथियों पर इल्जाम लगाया कि ये देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, उसे आर्थिक तौर पर लूट रहे हैं। और इस रवैये का असर आप इस पोल में साफ देख सकते हैं। जापान में 59% लोग ट्रंप की प्रेसिडेंसी को नेगेटिव नजर से देखते थे। ये आंकड़ा भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे बड़े सहयोगियों से भी ज्यादा था। साफ है, भरोसा टूट रहा था। तो इस एक घटना ने और उस पर अमेरिका की चुप्पी ने एशिया के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को हिला कर रख दिया। देखिए, जब भरोसे की नींव ही हिल जाए तो देश नए रास्ते खोजने पर मजबूर हो ही जाते हैं। जापान के लिए और अमेरिका के दूसरे साथियों के लिए ये एक बहुत कड़वा सबक था। सबक ये कि सबसे खराब विदेश नीति यही है कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर रहा जाए। तो अब सवाल है कि जापान करेगा क्या? हो सकता है वो अपनी सेना पर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा दे, नए दोस्त, नए गठबंधन बनाए और शायद दशकों से चली आ रही अपनी नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी पर भी दोबारा सोचे
और अगर ऐसा हुआ तो इस पूरे इलाके में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये मामला सिर्फ चीन और जापान का नहीं है, ये ग्लोबल पावर के बदलते बैलेंस का है कि जब एक सुपर पावर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है तो उसकी छोड़ी हुई खाली जगह को भरने के लिए कौन आगे आता है।